कोई व्यक्ति लगभग 22 महीने जेल में रहा हो और जेल से निकलने के बाद भी उसके आचरण में, उसके स्वभाव में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो, साथ ही जेल से निकलने के बाद वो ऐसे व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा होकर मुस्कुराए, आंखों से आंखें मिला के बात करने की कोशिश करे जिसकी बेटी की इज्जत को उसने तार तार किया हो, तो जाहिर सी बात है किसी भी इंसान के सब्र का बांध टूट जाएगा। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में एक बाप के सब्र का बांध टूट गया था। उसकी बेटी की इज्जत को न केवल नीलाम किया गया बल्कि उसकी बेटी को पल पल मरने के लिए छोड़ दिया गया। क्या होगा उसका भविष्य? उसके भविष्य की जहां चिंता सता रही थी, वहीं वो व्यक्ति, वो अपराधी सामने पड़कर आंखों से आंखें मिलाकर बात करने की कोशिश करता था, उसको परेशान करने की कोशिश करता था। अपराधी का अंत तो होता है मगर कई सवाल खड़े करके जाता है। जैसे क्या न्याय प्रणाली में जो देरी होती है, सालों साल लग जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पाता पीड़ित को। न्याय प्रणाली महंगी हो रही है, किसी गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पाता। कानून अपना ठीक से काम नहीं करता। ठीक से काम करे तो कोई व्यक्ति क्यों अपराधी बने, क्यों अपराधी में डर ना बैठे, मगर कानून अपना सही से काम नहीं करता। और यही कारण है कि एक बाप को मजबूर होकर ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो शायद नहीं उठाना चाहिए था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर जिले की दीवानी कचहरी में 21 जनवरी 2022 की लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास का वाकया है। एक लड़का एक वकील साहब को फोन करता है, कहता है कि साहब गेट बंद हो रहा है, मैं अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा हूं, ये गेटमैन मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है। वकील कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं तुरंत ही अभी किसी को भेजता हूं। इससे पहले कि वकील द्वारा भेजा गया आदमी उस गेट तक पहुंचता, अचानक ही गोलियां चलने लगती हैं। पहली गोली मिस जाती है, दूसरी गोली सर में लगती है, फिर मारने वाला तीसरी गोली पेट में मारता है, फिर चौथी गोली पेट में मारता है, पांचवी गोली पेट में मारता है। यानी कि यहां पर 5 गोली चली हैं, 4 उसको लग चुकी हैं। मारने वाले ने वहां खड़ा हो जाता है और देखता रहता है कि जब तक वो व्यक्ति अपने प्राण नहीं त्याग देता, उसकी आंखों की पुतलियां बंद नहीं हो जाती, सांसें बंद नहीं हो जाती, तब तक वो निडर होकर वहीं खड़ा रहता है और हाथ में उसके हथियार था। गोली चल रही थी, भगदड़ मच जाती है, सैकड़ों लोग मौके पर होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी ये देखने की या फिर बचाने की कि आखिरकार कौन मार रहा है, कौन मर रहा है। आनन फानन ही पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है। एडीजी, डीआईजी, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर आने के बाद ये पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि गोली किसने मारी है, क्यों मारी है, क्या वजह है। हर कोई यही जानना चाहता था। अब तक यहां सैकड़ों लोग थे, मगर पुलिस के आने से पहले ही पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। सोशल मीडिया पर यह बात तैरने लगी थी कि कचहरी के पास एक पर हमला किया गया है, उस व्यक्ति को वहीं मौके पर हाथों हाथ मार दिया गया है। अब यहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे। वकीलों ने भी हंगामा शुरू कर दिया, मगर पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की है तो लोग भौचक्के थे, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हैरानी में पड़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो हुआ है सही हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अब ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कानून हाथ में लिया है, सही हुआ है या फिर गलत हुआ है, ये आप खुद फैसला करेंगे। मगर जो होता है, जो इस कहानी में पहले होता है, वो बाकी बहुत गलत होता है, जिसको सुनने के बाद अंदर से सिरहंसी पैदा होती है, अंदर से गुस्सा भी आता है। बात गोरखपुर के एक बड़हलगंज है, वहां का एक गांव लगता है महाराजपुर। यहां का रहने वाला भागवत निषाद बीएसएफ का जवान है जो रिटायर हो चुका है। बड़हलगंज में ही वो अपना एक घर बना रहा है, घर पे काम चल रहा है, और 12 फरवरी 2020 को अचानक ही उसकी बेटी गायब हो जाती है। वो बेटी जो हर वक्त उसके खाने पीने का इंतजाम करती है, पापा पापा कहते नहीं थक रही थी, वो अचानक से गायब हो जाती है। तो माँ बाप की परेशानी बढ़ना लाजमी था। अभी तक तो ठीक ही थी, कहीं यही देखी थी, जिसके पास जा रहा था बेटी देखी है नहीं देखी है, वो फौजी परेशान हो जाता है। इस कदर परेशान हो जाता है कि आसपास के सब इलाके को खंगाल डालता है, मगर उस बेटी का कहीं भी कोई सुराग नहीं लगता है। 12 फरवरी को गई थी, 17 फरवरी को वो थाने जाता है, पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि साहब मेरी बेटी को वापस लाके दे दीजिए। पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और उस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब जांच पड़ताल में जुटती है तो फिर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार बेटी है तो कहां है। बेटी कहीं आसपास में नहीं थी, बल्कि बहुत दूर जा चुकी थी। जब आसपास के लोगों से पड़ताल की है, जांच की है, तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम दिलशाद हुसैन है, जो कि इस फौजी के घर के पास में ही टायर पंचर का काम करता था, बड़ी मीठी मीठी बातें करता था। बेटी घर में ही रहती थी। न जाने कब उस भेड़िए की नजर उस बेटी पर चली जाती है।
उस बेटी को वो मौके की तलाश में था और उसे मौका मिल जाता है 12 फरवरी 2020 को और उसे लेके वो भाग जाता है। पुलिस ने जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो ये लड़का बिहार प्रदेश के जिला मुजफ्फरपुर के एक सकरा थाना है, वहां का विधिपुरा एक गांव है, वहां का रहने वाला था। पुलिस बिहार जाती है मुजफ्फरपुर, वहां से परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश करती है मगर वो वहां आया ही नहीं था। पुलिस ने घर वालों के और उस लड़के की सीडीआर निकलवाती है, उससे पता चलता है कि वो लड़का हैदराबाद पहुंच चुका है। पुलिस की टीम जाती है और हैदराबाद से उस लड़के को साथ लेकर जब गोरखपुर पहुंचते हैं और उस बेटी से पूछा जाता है तो बेटी बताती है कि उसके साथ इसने गंदा काम किया है, एक बार नहीं बार बार किया है। वो अभी बालिग भी नहीं हुई थी, नाबालिग थी। उस नाबालिग बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हर कोई बस इसी बात को लेकर परेशान था। हालांकि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को तो जेल भेज दिया, गोरखपुर की जेल में बंद कर दिया और साथ ही उस बेटी को, उस बच्ची को नारी निकेतन में भेज दिया गया था। वो नारी निकेतन चली जाती है और लड़का गोरखपुर जेल में चला जाता है। 20 मार्च 2020 को इस मामले की चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है। आरोपी पर अपहरण, रेप, पोस्को एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और मुकदमे की लगातार पैरवी होने लगती है। लगभग 22 महीने तक ये दिलशाद हुसैन जेल में रहता है और जेल में रहने के बाद जब जेल से बाहर आता है तो बाहर आने के बाद भी ये मुजफ्फरपुर नहीं पहुंचा, बिहार नहीं पहुंचा, बल्कि उसी बड़लगंज में जाकर उसी लड़की को फिर से देखने की कोशिश करता है। उसके बाप का बार बार इम्तिहान लेने की कोशिश करता है, उसको देखकर बाप को हंसने की कोशिश करता है, उसको बार बार उसके अंदर की आत्मा को झंझोरने की कोशिश करता है। बताया जाता है कि बाप ने काफी कोशिश की थी समझाने की कि अब मेरी बेटी पर नजर मत रखो, सही नहीं है, समझाने की काफी कोशिश की थी, ऐसा उसने पुलिस को बयान दिया था। मगर दिलशाद हुसैन की ना आंखों में शर्म थी, ना ही उसके आचरण में कोई सुधार आया, ना ही उसके व्यवहार में कोई सुधार आया और ना ही उसे एक बेटी की फिक्र थी कि जिस बेटी पर वो गंदी नजर रखता है उस बेटी को उसके बाप ने बड़े नाद से पाल पोष कर बड़ा किया है। उस बेटी के लिए उसने बहुत सारे सपने देखे थे, उसे कुछ बनाने के, उसे कुछ करने के, मगर बेटी के साथ गंदा काम जब हुआ तो वो घर में कैद होकर रह गई। अब ना किसी से ज्यादा मिलना था, जुलना था कि कुछ था। 22 महीने में उसने काफी कुछ भुलाने की कोशिश की थी मगर दिलशाद हुसैन ने उसे फिर से ताजा कर दिया। समझाने की कोशिश की जाती है मगर नहीं मानता है। उसके बाद 21 जनवरी 2022 को दोपहर 2 बजे के आसपास विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट कोर्ट नंबर 4 में चल रहे मुकदमे की गवाही होनी थी। दिलशाद हुसैन को आज कोर्ट में आना था। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोई आम आदमी अंदर नहीं जा सकता वकीलों के अलावा, मगर उसने अपने वकील शंकर शरण शुक्ला से फोन पर बातचीत की, कहा कि मुझे अंदर ले लीजिए। इससे पहले कि वो अंदर जाता, लड़की का पिता फौजी भागवत निषाद जो कि बीएसएफ से रिटायर्ड है, उसने अपनी पिस्टल से एक के बाद एक गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहली गोली सर में लगती है, बाकी सारी गोलियां सीने में उतार देता है। इससे साफ जाहिर है, पता चलता है कि एक बाप के अंदर अपनी बेटी के लिए, उसकी इज्जत के लिए कितना गुस्सा था। जब तक क्या दिलशाद हुसैन की मौत नहीं हो जाती, वो अपने प्राण नहीं त्याग देता, वो वहां से हिलता भी नहीं है। हालांकि वो भागने की कोशिश करता है मगर साइकिल स्टैंड पर जो गार्ड थे उन्होंने उसको पकड़ लिया है। पुलिस ने इस फौजी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, मगर फौजी का जेल जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या वाकई फौजी को विश्वास नहीं था पुलिस पर कि पुलिस उसको न्याय दिलाएगी? अगर विश्वास होता तो जाहिर सी बात है 22 महीने जेल में रहने के बाद उसकी आदत में, उसके आचरण में सुधार हो गया होता और वो उसकी बेटी के साथ फिर वो वैसी हरकत करने की कोशिश नहीं करता, वैसे उसको ताड़ने की कोशिश नहीं करता। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद ये फौजी कभी हथियार नहीं उठाता। फौजी ने अपनी बेटी की इज्जत का तो खैर बदला ले लिया है, मगर फौजी के जेल जाने से इसका परिवार कहीं ना कहीं टूट जाएगा। उसे फिर भी कानून का सहारा लेना चाहिए था। जो गोरखपुर के एसएसपी हैं विपिन टाडा, कहते हैं कि अगर कोई शिकायत थी, कोई बात थी, तो इसको पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। मगर एक बाप के सब्र का बांध था जो टूट चुका था और यही कारण था कि उसने ऐसा कदम उठाया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही मैं जाते जाते आपको बताता चलूं कि एक शिक्षिका हैं हेमलता, जो कि मेरठ की यूपी की रहने वाली हैं। एक दिव्या हैं जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं बैंक में, ज्वालापुर में इनकी पोस्टिंग है, हरिद्वार में। साथ ही श्वेता कनौजिया है, पुत्री पंकज कुमार, मोनू बगला है। इन सभी का आज 22 जनवरी 2022 को आज इनका जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। साथ ही मैं आपको एक बताता चलूं कि इसमें जो मोनू बगला है, इसके 22 जनवरी 2002 को ये पैदा हुए थे। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।